नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब देखिए, भारतीय अवाम ताकत दल पूरे देश में भारतीयता का माहौल लाने के लिए अभी फिलहाल YouTube के संदेश के माध्यम से कोशिश कर रहा है। ये संदेश जहाँ जहाँ तक पहुँच रहा है और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं, इसकी चर्चाएं कर रहे हैं, भारतीय एकता की आवश्यकता को महसूस भी कर रहे हैं और इस तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं। और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रतियोगी जो है राजनीतिक दल हैं, उनमें भी काफ़ी चर्चाएं हैं। जैसा कि हमारे सभी भारतीय भाई बहन जानते होंगे कि इन राजनीतिक दलों का मोटा मोटी जो चरित्र है, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदतें हैं, हमारे भारतीय समाज में विखंडन, विभेद और बिखराव और नफरत, कहीं कहीं हिंसा भी, इसी के बूते ये चुनाव जीतने की साजिश करते हैं, जाति समीकरण बनाते हैं और ये जितने भी पत्रकार आप देखेंगे मीडिया के, वो बस इसी पर चर्चा करते हैं कि इस पार्टी को इस पार्टी से मिला दिया जाए तो इस जाति का समीकरण बन जाएगा, ये पार्टी जीत जाएगी तो ये पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। मतलब जिस दृष्टिकोण से बात करते हैं उनकी नज़रों में हमारे देश के लोग, माने हमारे देश के लोग एक ही जाति के या भारतीय नहीं हैं। अभी भी जिस ढंग से वो बात करते हैं उनकी मानसिकता के अनुसार कि हमारा देश जो है वो तमाम जातियों का, तमाम संप्रदायों का, तमाम भाषाओं का, तमाम वो माने और भाषा आधारित प्रांतों का ये देश है। इसलिए इन सबों ने जो एकता की परिभाषा हमको आपको सिखाई है वह भी अपने आप में बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही निफेरियस है। निफेरियस बोलते हैं अंग्रेजी में, बहुत ही डायबॉलिकल है। अनेकता में एकता, तो ये अनेक जो है मान के बैठे हैं, यही इनकी खुराफात है। यानी देश के
देश के खिलाफ भारतीय ताकत दल बता रहा है। और इसमें यह भी बताना जरूरी है कि ये सारी चीज़ें जो भारतीय ताकत दल बता रहा है, ये भारतीय ताकत दल की खुद की कोई खोज नहीं है, खुद की कोई इजाद नहीं है। हमारे इसी भारत की मिट्टी के तमाम महापुरुषों ने तमाम जो सीख दी है, जो शिक्षाएं दी हैं, जो उपदेश दिया है, जो रास्ता दिखाया है, उसी को भारतीय ताकत दल बता रहा है। भारतीय ताकत दल की ओर से कोई खोज नहीं है। मसलन जो है हमारे जो राष्ट्रभक्त जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह और अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस जो कि बिहार के थे, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती जो कि तमिलनाडु के थे, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई झांसी की थी, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा कर्नाटक की थी, और अमर शहीद श्रीमती रानी गडलियू नागालैंड की थी। इसी तरह के अन्य अमर शहीद जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर, हमारी आपकी आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सब कुछ भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर किया। उनकी कुर्बानी शहादत का यही पैगाम है कि हम सभी लोग बराबर हैं, हम सभी लोग भारतीय हैं। उनका ये पैगाम। और भारतीय ताकत दल ने इस बात को भी कई बार बताया हुआ है कि इन्हीं की प्रेरणा के अनुसार ये बहुत सुखद और राहत और हर्ष का विषय है कि भारत का संविधान भी इन्हीं की कुर्बानी और शहादत के आधार पर जो पैगाम है उसी को परिलक्षित किया है कि हम भारत के लोग। इस यथार्थ को देश के प्रत्येक भारतीय भाई बहन को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये दो यथार्थ है कि हमारे उन अमर शहीदों ने जिन्होंने अपनी कुर्बानी शहादत दे करके इस मुल्क को आज़ाद कराया, और फिर इस भारत का संविधान, तो जितने भी हमारे भारत के देशवासी हैं, वो उनका जो वास्तविक वजूद है कि वो भारतीय है। लेकिन जो मैंने भारत राष्ट्र की स्थापना के पहले, मतलब कि भारत के संविधान लगने के पहले 26 जनवरी 1950 के पहले जो आदतें थीं लोगों की कि अपनी पहचान को यानी भारत राष्ट्र से अलग कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, और गर्व से कहो हम ईसाई हैं, गर्व से कहो हम सिख हैं। इतना नहीं, अब जातियों में भी गर्व से कहो हम ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं। राजपूत के हमारी वो परंपरा रही है, हम बहुत बहादुर हैं चूंकि राजपूत हैं। हम ब्राह्मण हैं, चुर्की वाले ब्राह्मण हैं, फिर यादव, फिर इसके बाद हमारे जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, ये व्यापारिक वर्ग। यही नहीं, आगे भी समाज को बांटने के लिए भाषाओं का, बांग्ला बोलते हैं तो हम बंगाली हैं, हम असमिया हैं, हम कश्मीरी हैं, हम पंजाबी हैं, हम हरियाणवी भी हैं, एक बिहारी 100 पर भारी, गुजराती गुजरात गर्वी, मराठा गौरव, फिर उड़िया, तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, मलयाली प्राइड, कन्नड़ प्राइड। इस तरह की बीमारियां जो हैं
मैंने बेलगाम, अनब्राइडल्ड बिल्कुल घर कर गई, जबकि पूरे देश के लोगों का जो वजूद रहा कि हम भारतीय हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। और कल्पना करिए कि ये तो साजिश करके ये दो गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी और गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता हथियाने के चक्कर में और इन सबों ने सत्ता हथियाई और इस देश पर काबिज हो गया वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू। देश को बांट भी दिया। 25 से 30 लाख लोग हम जो है हमारे इसी भारत के और वो जो हलाक हुए, जो जिन्होंने जान दी, उनको मारने वाला कोई बाहर से नहीं आया था, यूरोप से नहीं आया था, कोई अमेरिका से नहीं आया था, कोई चीन से नहीं आया था। ये आपस में कट मरे थे। और ये कौन लोग थे जो कि कुछ ही दिन पहले कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। वही लोग आपस में कट मर करके 25 से 30 लाख लोगों की जान गई। इस बात को ये दोनों गद्दार जानते थे। ये दोनों गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू जानते थे, लेकिन फिर भी सत्ता की हवस इतनी प्रबल थी कि देश बढ़ जाए तो बढ़ जाए, कितने भी लोग मर जाए तो मर जाए, कितने लोगों के घर उजड़ जाए तो उजड़ जाए, सत्ता पर काबिज होना है तो काबिज हो गया। लेकिन कल्पना करिए कि यदि ये सत्ता हमारे परम आदरणीय, अच्छा एक बात और कि अमर शहीदों के शहादत और पैगाम का भी ये मैंने यही संदेश था कि हम सभी भारतीय हैं और हम सभी एक हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमारे हमारे भारतीय समाज के एक तबके के साथ, जिसके साथ हजार साल तक वो अन्याय हुआ, उसका शोषण हुआ, तो उसके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और बड़ी तकलीफें झेली, बहुत कठिनाई बहुत कठिनाई उठाई, बड़ी मुश्किलात और बड़ी जलालतों का सामना किया। इतना कष्ट झेलने के बाद भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, उनकी भी अवधारणा थी कि हमारा एक जातिहीन समाज होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही था कि हम सभी लोग बराबर हैं। सारा जो दीवार है जाति की, संप्रदाय की, भाषा की, प्रांत, उसको तोड़ करके हमको अपने असली वजूद कि हम भारतीय हैं, इस पर आना चाहिए। इस पर आने की ये वक्त की मांग है, ज़रूरत है। तो कल्पना करें कि ये सुभाष चंद्र बोस का शासन होता, हमारे जो परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शासन होता, जिसके लिए उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज बना रहे थे तो किसी साक्षात्कार में उन्होंने बताया था कि शुरुआती तौर पर कम से कम 25 से 30 साल तक वो तानाशाही चाहेंगे। वो तानाशाही जरूरी है भी, वो तानाशाही जरूरी है भी। तो वो इन 25 से 30 साल तक या 20 से 25 सालों में सबको भारतीय बना दिए होते। लोग भूल गए होते कि हम हिंदू हैं, लोग भूल गए होते कि हम मुस्लिम हैं, लोग भूल गए होते कि हम ईसाई हैं, हम सिख हैं, सिर्फ भारतीय हैं। लोग ये भी भूल जाते हैं कि हम ठाकुर हैं, राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम यादव हैं, हम जो है वो
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये यादव और व्यापारिक वर्ग, हम ये भी भूल जाते हैं कि हम गुजराती हैं, हम मराठी हैं, हम उड़िया हैं, हम बिहारी हैं, हम हरियाणवी हैं, हम कश्मीरी हैं, हम बंगाली हैं, हम असमिया हैं। इसका भी कोई स्थान न होता कि तमिल प्राइड, तेलुगु प्राइड, कन्नड़ प्राइड, मलयाली प्राइड। कभी प्राइड की बात आती भी सिर्फ भारतीय गर्व, भारतीय प्राइड। ये वो इन सालों में सभी देशवासियों में ये भाव भर दिए होते, सिर्फ भारतीयता का। लेकिन देश का दुर्भाग्य तो देखिए, ये गद्दार जो है जवाहरलाल नेहरू, वो सत्ता पर काबिज हो गया और हमारे देशवासियों को माने वो हिंदू के रूप में रखा, मुसलमान के रूप में रखा, ठाकुर के रूप में रखा, ब्राह्मण के रूप में रखा, बिल्कुल बांट कर। कभी भारतीयता की बात नहीं की, और कभी कभार माने भारतीयता की बात करते भी थे तो एक सुपरफिशियल, दिखावटी, कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो समस्या यहां से है। आज उन्हीं अमर शहीदों की बात, हमारे बाबा साहब की बात, संविधान का आदेश, यही आधार पर, चूंकि ये भारत राष्ट्र है और इस चीज को वो जो जिस तरह से ये जातियों में अपनी राजनीति चलाते हैं और जातिवाद चलाते हैं, वो भी समझते हैं कि भाई वो जितनी भी सुविधाएं उठाते हैं वो भारतीय नागरिक के रूप में उठाते हैं। लेकिन जहाँ उनको अपनी पहचान और अस्मिता की बात होती है तो हम ठाकुर हैं, तो हम यादव हैं। इसी दुविधा में वो जी रहे हैं। एक तो दुविधा में जी रहे हैं, दूसरे जो समाज में विखंडनकारी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलों के बेश में, उसका वो शिकार भी हो रहे हैं। अब देखिए, ये राजनीतिक दल जो है आपको कह रहे हैं कि भाई, वो कह रहे हैं नहीं भाई, आप तो यादव हो, आप तो मुस्लिम हो, आप तो ठाकुर हो, आप ब्राह्मण हो, और उसी के आधार पर आपको लुभाने की, फंसाने की, आपको ये जुगत और साजिशें कर रहे हैं ये। और यदि इससे भी उनकी बात नहीं बनती है तो फिर झुनझुना, लॉलीपॉप, फ्री बिजली, फ्री पानी और घर बना के देंगे, वो 1-1 तोला सोना, लैपटॉप ले लो, मोबाइल फ़ोन ले लो, टीवी ले लो। तो ये जो झुनझुना बाजी है, रेवड़ी बाजी है या लॉलीपॉप वाला है, इसको शुद्ध रूप में माने, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, सिर्फ ये जो बहेलिया होते हैं ना, जो परिंदों को, पक्षियों को माने वो दाना डाल करके फंसाते हैं अपने जाल में, और फिर जाकर के उनकी हत्या कर देते हैं, वही है। तो ऐसे राजनीतिक बहेलियों से सावधान रहने की जरूरत है। खुशी की ये बात है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन बहेलियों को पहचानना शुरू कर दिए हैं। ये तमाम, जिसमें तमाम नाटक जिसे कहा जाता है, टांट्रम, जिसे अंग्रेजी में टांट्रम कहते हैं, अब ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी भारतीय आवाम अब इनको पहचानना शुरू कर दिया है। और इसी की आवश्यकता है, इसी की आवश्यकता है। बीच में ये जो कुछ यूट्यूब के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि जनता की जो परेशानियां हैं, खास करके गांव गिराज में, वो किसानों का जो उपज का मूल्य न मिलना, गन्ने का मूल्य जो का बकाया होना,
जो एमएसपी है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी जब ये बेचने जाते हैं अपने खेती के उपज को बेचने के लिए, तो उसमें भी बिचौलिया आकर के जिनकी साठगांठ होती है भ्रष्ट अधिकारियों से, भ्रष्ट विभागों से, तो वो भी उनको मूल्य नहीं मिल पाता। देखिए, फिर ये भारतीय जनता दल पहले भी बताया और अभी भी बता रहा है, आगे भी बताएगा कि शासन प्रशासन का पूरा ब्यौरा जो है इस YouTube के माध्यम से देना संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को पूरी तरह आश्वस्त किया है कि शासन प्रशासन का जो मॉडल होगा वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मॉडल था सख्ती और अनुशासन का, और उसको पूरा करने के लिए एक और मॉडल था हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब का। उनका भी नियम पालन, अनुशासन और कानून पालन, इन दोनों को मिला करके ही जो शासन प्रशासन जो है वो सख्ती, अनुशासन, नियम पालन, कानून पालन, निष्पक्ष और चुस्त दुरुस्त, जो कि बारी और बराबरी के वसूल पर सिद्धांत पर, बारी बराबरी माने आपका काम आपकी बारी पर ही होगा, वो बारी आपकी टूटेगी नहीं। आपके पीछे कोई भी कितना भी प्रभावशाली हो, राष्ट्रपति का ही क्यों न वो रिश्तेदार हो या प्रधानमंत्री का ही कोई रिश्तेदार या लड़का हो, वो यानी उसका क्रम, उसकी बारी टूटेगी नहीं। तो काम आपका बारी पर, और चूंकि बराबरी के आधार पर कि सब लोग बराबर है, तो बारी और बराबरी एक बहुत बड़ा यानी शासन प्रशासन का बहुत ही उपयोगी, बहुत ही माने सहूलियत वाला एक सिद्धांत है। तो उसी पर जो है वो सेवा देगा। सुरक्षा कह लीजिए या न्याय, दोनों से ये मौके पर, और खास करके महिलाएं और बच्चियों की सुरक्षा, उनकी इज्जत की रक्षा, उनकी प्रतिष्ठा मौके पर, या इसको दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये कोई आपराधिक वृत्ति का है तो खौफ उसके दिमाग में होगा कि वो इस तरह का अपराध करने के पहले वो 1000 बार सोचेगा। तो खौफ आपराधिक वृत्ति की कोई अपराधी होगा या आपराधिक वृत्ति का होगा, बाकी अवाम बेखौफ। ये जो है इस माहौल लाने के पक्ष में है। इस संबंध में जैसे कि ये योगी जी बहुत तमगा लूट रहे हैं, योगी जी बहुत तमगा लूट रहे हैं, अपराधियों का वो इनकाउंटर कर दिया। ये सिर्फ दिखावा है। ये मुख्तार अंसारी को उन्होंने पकड़ धकड़ लिया, अतीक अहमद को पता नहीं क्या किया, लेकिन उनके नाक के नीचे योगी आदित्यनाथ जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो है योगी आदित्यनाथ जी के नाक के नीचे वो कुंडा का जो है रघुराज प्रताप, या जिसको रज्जू भैया शायद कहते हैं, और एक और है, उसका नाम तो नहीं है लेकिन उसका भी व्यवहार वो गुंडों जैसा है, वो अखिलेश प्रताप। क्या ये दोनों माफिया, दोनों गुंडे और दोनों ये माफिया जो है, ये माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिखते नहीं है क्या? और यदि नहीं दिखते हैं तो अपराधियों के उन्मूलन का जो उनका माने दम्भ है, वो सिर्फ दिखावटी है, झूठा है और धोखा है और कपटपूर्ण है।
और एक बात और है कि ये योगी आदित्यनाथ जी की ये समझ में नहीं आ रहा है उनके, पता नहीं समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि अपराधी को खत्म करने से अपराध जाता नहीं है। हमारी आवाम को राहत अपराध के खत्म होने से है। इन्होंने कुछ माने अपराधियों का इनकाउंटर कराया होगा, लेकिन अभी भी शहरों में, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों में चेन स्नैचिंग यानी जंजीर छीनना, पर्स छीनना महिलाओं का ये जारी है, बदस्तूर जारी है। उनमें योगी जी के खौफ का कोई असर नहीं। एक तो ये, और दूसरा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को जानना चाहिए कि जनता को राहत अपराध को खत्म करने से संभव है, अपराधियों के खत्म करने से नहीं। और इन दोनों में बड़ा फर्क है, अपराध को खत्म करना और अपराधियों को खत्म करना। और जनता को राहत अपराध के खत्म होने से है, अपराधी को खत्म करने से अपराध वो जाता नहीं। अपराध कब जाएगा कि अपराधी के साथ साथ उस अपराध को का संरक्षण देने वाले, यानी उसके तार कहाँ तक जुड़े हैं, कहाँ से उस अपराध के लिए उसको शह मिल रहा है। जब तक वो भी समाप्त नहीं किया जाएगा वो अपराध जाएगा नहीं। उदाहरण के लिए मुख्तार अंसारी को ले लीजिए। मुख्तार अंसारी को उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है, लेकिन मुख्तार अंसारी को शह किससे मिल रही है? थोड़ा सा दिमाग लगाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। तो ये वो मुख्तार अंसारी जो है, मुलायम सिंह के ज़माने में लोग कहते थे कि मुख्तार अंसारी ही जो है वो शासन, उत्तर प्रदेश का शासन वो, यानी मुलायम सिंह के शासन वो चलाता था। इतना दुर्दांत अपराधी के पक्ष में मुलायम सिंह ने एक यानी यूपीपीसीएस क्वालिफाइड यानी पीपीएस सर्विस डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को इन्होंने, मुलायम सिंह ने उसको मजबूर करके इस्तीफा दिलवाया। और इस्तीफे के बाद फिर बहुत पीछा किया, अरेस्ट भी करवाया, बहुत परेशान किया। तो जब तक उस अपराध को उत्साह देने वाले मुलायम सिंह जैसे लोगों को भी मुख्तार अंसारी की ही तरह जो है समाप्त नहीं किया जाएगा, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता दल को आपकी बुद्धि पर तरस आता है, आपकी बुद्धि पर तरस आता है कि इतनी सी भी आपको अकल नहीं है कि जब तक अपराध को संरक्षण देने वाले, उसको शह देने वाले, उसको पुष्ट करने वाले ऐसी शक्तियों का विनाश आप नहीं करेंगे, अपराध जाएगा नहीं। और जनता को राहत अपराध की समाप्ति से है, न कि अपराधियों की। तो इस तरह का नाटक आप बंद करिए। नाटक करके जो है सिर्फ वोट के लिए या आपको बंद करना होगा। भारतीय जनता दल अपराध की समाप्ति पर पूर्ण वो विश्वास करता है कि अपराधी के साथ साथ उस अपराधी को शह कहाँ से मिल रहा है, उसको संरक्षण कहाँ से मिल रहा है, उसको प्रोटेक्शन और पेट्रोनेज कहाँ से मिल रहा है, उसकी समाप्ति पहले और अपराधी की बात में।
तो पूरे पूरे की समाप्ति के बाद ही अपराध की समाप्ति की अवधारणा पर वो भारतीय जनता पार्टी दल कायम है, और इसी से आवाम को राहत मिल सकती है। तो इतनी छोटी सी बात, इतनी मोटी सी बात योगी आदित्यनाथ जी जरा जानिए और नाटक मत करिए। तो देश की जनता को जानना चाहिए, और इनका जो व्यवहार है ये लगता है कि ये किसी खास यानी प्रांतिक समुदाय के ही ये मुख्यमंत्री हैं। कांवड़िया जब जाता है तो फूल बरसाते हैं। ये सवाल है उनसे कि इनसे पूछा जाएगा तो क्या ताजिया जाती है तो उस पर भी फूल बरसाने का कुछ मनसा है कि नहीं है मनसा है। सच्चे अर्थों में एक मुख्यमंत्री को न तो कांवड़िया पर फूल बरसाने की जरूरत है, न तो ताजिया पर। मुख्यमंत्री को बस कानून व्यवस्था को देखने की है भाई कि कानून व्यवस्था इस तरह से चुस्त दुरुस्त हो, इस तरह से वो प्रभावशाली हो कि आवाम को राहत हो। तो वो तो आप करते नहीं हैं। और जब भी दिवाली के अवसर पर 11,000 दीपक जलाना, मंदिरों में जाकर को करना, आपको यही करना है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और व्यक्तिगत रूप से आप कुछ भी करिए। मुख्यमंत्री की हैसियत से, मुख्यमंत्री की क्षमता में आपको कदापि ये संवैधानिक अधिकार और अनुमति नहीं है कि आप इस तरह से बिहेव करें, मंदिर जाना। यदि आपको करना है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए, आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, टोपी लगाइए, टीका लगाइए आप। और यही गलती मोदी करते हैं, प्रधानमंत्री की क्षमता में मंदिर जाना, यानी संवैधानिक मर्यादाओं का सीधा जो है वो उल्लंघन। जो संवैधानिक पद पर बैठा है वो बिल्कुल उसको दूर रहना किसी मंदिर से, किसी मस्जिद से, किसी की बात से। उसके लिए सिर्फ है शासन प्रशासन और पूरे देश के लोगों को भारतीय नागरिक मानते हुए उसकी सेवा। प्रांतिक मामलों से बिल्कुल दूर, यही संविधान का आदेश है। लेकिन ये सब जो है यानी जो संवैधानिक कर्तव्य है और संवैधानिक जो दायित्व है वो ना करके बस जो धार्मिक भावनाओं का दोहन करना। मंदिर में जाएंगे तो वोट मिलेगा, मस्जिद में जाएंगे तो वोट मिलेगा, टोपी लगाएंगे तो वोट मिलेगा, टीका लगाएंगे तो वोट मिलेगा। ये सबसे बड़ा छल है। भारत का संविधान बना है, संवैधानिक मैंने आपको दायित्व मिला है तो सिर्फ संवैधानिक दायित्वों का वो पालन करिए। और यही नहीं, मैंने इन सबों की भावना भी जरा देखें ना। ये हमेशा कट्टरवादी, वही कट्टरवादी वो जो प्रांतिक सोच से ये ग्रसित होते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए जो ये राम मंदिर का ही है, उस पर खैर वो फैसला आ गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। लेकिन इनकी मानसिकता तो जरा पढ़िए ना, इनकी मानसिकता को जरा देखिए। जहां मंदिर बनेगा उसे 10 कोस पर मस्जिद बनेगा। ये मानसिकता क्या दिखाती है? और हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए, मिलिट्री में, सेना में, वहाँ भी मंदिर रहता है। लोग अपनी आस्था के अनुसार वो अपनी विधि का पालन करते हैं। तो वहाँ मंदिर
अब मस्जिद और गुरुद्वारा और जो है वो गिरजाघर सब एक साथ ही रहते हैं। अपना अपना विधि निपटाइए और अपने जो है जो माने जो देश के प्रति आपका कर्तव्य है वो निभाइए। इसी की जरूरत है। ये जो सोच है कि मंदिर यहाँ हो और 10 कोस पर जो है वो मस्जिद हो, ये कट्टरवादी सोच की जो है यानी सबसे घिनौनी ये उसका माने ये घिनौनी या विभत्स रूप है उसका, ये तो है। अब भारतीय जनता दल जरा सोचिए इस चीज को भारतीय जनता दल हर तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है कि एकता की बात कर रहा है, और ये सब जो एकता में की परिभाषा दी हुई है अनेकता में एकता, कि हम लोग अनेक हैं। मैंने पंथ के अनुसार हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, वो क्या क्या हैं, वो हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, और वो और तमाम यादव हैं, कोयरी हैं क्या, और फिर बंगाली और असमिया और मराठी तमिल इत्यादि। हम लोग अनेक हैं, कोई भी आपस में एक दूसरे का मिल नहीं। इनकी ये खतरनाक जो है ये परिभाषा है। इसलिए तो बोलते हैं कि हमारी एकता उकता कुछ नहीं है, वो अनेकता में एकता है। यानी हम अनेक हैं, इनमें यदि आपको कुछ दिख जाता है वो एकता है वो वही एकता है, वरना इन एब्सोल्यूट टर्म्स कोई एकता नहीं है। ये इनकी परिभाषा का मतलब हुआ। भारतीय जनता दल इतनी खतरनाक परिभाषा को सिरे से खारिज करता है। नहीं, हमारी एकता एक मुस्त है, मानोलिथिक है, एक ही है। वो हमारे देश का जो भौगोलिक विस्तार है बहुत बड़ा है, वो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, और गुजरात के कच्छ से लेकर के मणिपुर जो वर्मा से या म्यांमार से लगा हुआ मोरे अंतिम वो यानी जो जगह है उसका नाम मोरे है, तो बहुत बड़ा है। और मैंने स्वाभाविक तौर पर कि मैंने ये 30-40 किलोमीटर के अंतर पर या 50 किलोमीटर के अंतर पर कुछ बोली का और कुछ पोशाक का और कुछ खान पान पसंद का, ये 3 चीज़ों, कुछ बोली डायलेक्ट जिसे कहते हैं, और कभी उसको भाषा भी आप कह सकते हैं, कुछ बोली का, कुछ पोशाक का, कुछ ये खान पान पसंद का फर्क पड़ जाता है। तो हमारी जो ये भारतीय एकता है, भारत की विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों में वही एकमुश्त एकता प्रकट होती है। यदि वो तमिलनाडु में प्रकट होती है तो वो भी भारतीय ही है, तो जो है वो तमिल के रूप में, लेकिन पहचान क्या है कि हम भारतीय हैं। संविधान ने भी जितनी ये भाषाएं हैं, जरा इसको गौर से समझिए। भारत के संविधान ने जितनी भाषाएं हैं, मैंने आपके असमिया है, बांग्ला है, मराठी है, उड़िया है, गुजराती है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है, पंजाबी है, डोंगरी है, और भी भाषाएं हैं, इनको क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी है। इनको बोला है ये हमारी भारतीय भाषा है। मैंने उनको भी पहचान करा कि भाई ये सारी भाषाएं भारतीय हैं। तो हमारी जो भारतीयता जो है जो प्रकट होती है तमिलनाडु में या अंडमान निकोबार में या केरल में, वो भारतीय ही है। इसलिए आवरण पहचान वो भारतीयता की है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आपका कर्नाटक हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, सिर्फ यदि गर्व करना है, अस्मिता का बोध लेना है, सिर्फ भारतीयता। और उसके लिए एक और चीज है कि सबके साथ जो है एक अपनापन वाली बात। ये जो कट्टरवादी खास करके
बीजेपी में अक्सर मिलते हैं। कट्टरवादी वो भी बोलते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा कर रहे हैं। वो हिंदुत्व का रक्षा तो बहुत दूर की बात, हिंदुत्व की अवधारणाओं के और इतना महान दर्शन विचार का यानी रत्ती भर भी उसका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और न कर सकते हैं। तो ऐसे तत्व जो है दिखाते हैं कि हम जो है बहुत वो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, क्या हैं, जो भी है। तो वो कट्टरवादी जो तत्व हैं, तो ये सिखाते हैं वो एकता के और समानता के, एकता भी समानता के वो दूर विरोधी हैं। फिर से आप समझ लीजिए, कट्टरवादी जो तत्व हैं और ज़्यादा मिलते हैं, माने हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के कट्टरवादी तत्व ज़्यादा मिलते हैं बीजेपी में, आरएसएस में। तो वो जो है मैंने सब में एकता और समानता, मुंह से कुछ भी, मंच से कुछ भी बोलें, मुंह से कुछ भी बोलें, भाषण कुछ भी करें, लेकिन जो उनका कोर इंटेंट है, जो मूल उनकी भावना है, वो एकता और समानता में कि वो धुर विरोधी दिखते हैं। इसलिए वही कट्टरवादी तत्व जो है, एकता और समानता उनको मैंने और अपनापन दिखाना, यह तो उनके लिए दूर की कौड़ी, उनको अपमानजनक शब्दों से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को पंचर पुत्र, कटुआ, मियाँ, जिहादी, पाकिस्तानी, इन शब्दों से बोला करते हैं। हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों को चमार, हरिजन इत्यादि। और ये बात और जान लीजिए, ये कट्टरवादी जो तत्व हैं सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है, बीजेपी में इनकी संख्या तो थोड़ा ज़्यादा है, अनुपातिक रूप से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये अन्य दलों में भी पाए जाते हैं। जो मैंने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज यानी मुस्लिम पर जो राजनीति करते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, आप अनुभव करके देखिए, उनमें भी ऐसी ही सोच के और इन्हीं मैंने घिनौनी संबोधन के साथ वहाँ भी मिलते हैं। हमारा तो पाला पड़ा, वो तो कई समाजवादी कार्यकर्ता या नेता से वो तो कहते हैं भाई कि साहब क्या करें, ये जो राजनीति है, मजबूरी है, या जो है वो उनका वोट लेना है, नहीं तो ये तो कटुआ है, ये तो मुसलमान है, ये तो मियाँ है। ऐसे तत्व आपको उस समाजवादी पार्टी में भी मिलेंगे जो कि दिखने में लगता है कि इन्हीं की वो राजनीति करते हैं। मैंने इन कड़वे यथार्थ को समझने की आवश्यकता है। देखिए, इन बीमारियों का वर्णन भारतीय जनता दल इसलिए कर रहा है कि जब तक इनको दूर नहीं किया जाएगा, भारतीय एकता आ नहीं सकती। भारतीय जनता दल बराबर इस बात को कह रहा है कि यानी सभी हमारे भारतीय समाज के प्रत्येक तबकों को के साथ अपनापन दिखाना पड़ेगा, उनको गले से लगाना पड़ेगा, उनको एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम और वो अलग नहीं हैं, एक ही हैं। तब जाकर के ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें खुशी की बात है, वो बहुत प्रसन्नता की बात है कि धीरे धीरे जो ये बात ये बता रहा है ये भारतीय जनता दल, ये एहसास हमारे जो अलग थलग
किए गए हमारे जो भारतीय बेईमान है या भारतीय बेईमान है या जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, उनमें ये एहसास जो है वो आने लगा कि इसकी सख्त जरूरत है। सारी बातों को भुला करके सबके साथ अपनापन, सबको गले लगाना, सबको इज्जत देना और इज्जत के साथ खाट पर बिठाना। हमने तो एक प्रयास किया था। हमको जो मौका, हालांकि मौका मैं खोज के नहीं ला, वो बेटे की शादी थी, हमारे बेटे की शादी जो है 2010 में, आज से 11 साल पहले। तो एक भगवान कार्यक्रम होता है, माने शादी के पहले यानी गांव के लोगों को खाना वाना खिलाना। उसमें भी कई दिक्कतें आई। लोगों ने कहा कि ये साहब जो है सबको तो आप नहीं बुला सकते हैं, इसलिए कि इस गांव में या इस गांव के आसपास यानी और आसपास के गांव में भी बड़ी गुटबाजी है, फैक्शनलिज्म है, खेमेबाजी है। और क्योंकि यदि आप इनको आमंत्रित करेंगे तो वो नहीं आएंगे, और उनको करेंगे तो वो नहीं आएंगे। और एक ने कहा कि देखिए साहब, यदि हमको बुलाना है तो उनको मत बुलाइएगा। तो उनको बताना पड़ा कि नहीं भाई, देखिए ये मौका है सबको बराबरी के आधार पर, सबको बिल्कुल सम्मान के साथ सबको बुलाने का। और मैंने जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हम सबको बुलाएंगे आदर के साथ। और ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि हमारे इस आदर के साथ वो निमंत्रण को किस रूप में लेते हैं, ये उनके ऊपर। और लोग फिर बाद में समझे, सब लोग आए, ऐसी इस बात नहीं है। और उसमें खास करके जो पिछड़े भारतीय भाई बहन भी आए। तो जैसा कि परिपाटी रही कि वो दूर खड़े थे, मैंने कहा कि आप क्यों खड़े हैं वहाँ पर, यहाँ आइए, खाट पर बैठिए, खाट पर सामने बैठिए। तो जब इस तरह का व्यवहार हो रहा था तो काफ़ी स्वागत भी इसका हो रहा था। लेकिन कुछ ऐसे कट्टरवादी थे, बहुत वो आँख जो है वो तरेर रहे थे कि ये साहब जो वो कहाँ से आए हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये वो हमारे समाज में, वही कट्टरवादी तत्व। लेकिन इसी की जरूरत थी कि उनको सम्मान देना। वो जब हम ये कार्यक्रम करने की बात कर रहे थे तो एक तो वो खेमेबाजी और फैक्शनलिज्म, गुटबाजी की बात बता रहे थे। दूसरा कहते हैं सब एक समस्या और है कि सब ये मैंने उन्हीं शब्दों के साथ, ये जो हरिजन लोग हैं, चमार लोग हैं, वो लोग जो है पत्तल नहीं उठाते खाने के बाद। बताइए साहब, उनका पत्तल कौन उठाएगा? तो एक तो मैंने ये कहा कि भाई इन शब्दों का चमार हिंद और ये हरिजन करने का बिल्कुल इसको छोड़ दीजिए, इसको परहेज करिए, इसको डंप कर दीजिए, इसको कूड़ेदान में डाल दीजिए आइंदा से। वो हमारी तरह और हम कौन होते हैं? देश के संविधान ने उनको वो इज्जत दी है। हमारा आपका तो फर्ज बनता है कि संविधान के उसी आदेश के पालन के पालन स्वरूप जो है उनको इज्जत दें। संविधान ने इस देश के संविधान जो है हमारे जो है माने परम राष्ट्रभक्त जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परम राष्ट्रभक्त और इतने बड़े विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसी प्रकार परम राष्ट्रभक्त और बहुत बड़े विद्वान हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इत्यादि जैसे महापुरुषों यानी महान आत्माओं के करीब 3.25 साल के प्रयास के स्वरूप भारत का संविधान बना। और भारत के संविधान में बड़ी खूबियां हैं। एक बात और जान लीजिए, ये कट्टरवादी तत्व जो है भारत के संविधान पर भी आक्रमण करते हैं। इनकी पहचान जरा देखिए, भारत के संविधान पर भी आक्रमण करते हैं ये कट्टरवादी तत्व। वही तो इनको पहचानने की जरूरत है और इनकी प्रवृत्तियों को कुचलने की जरूरत है। तो तुम्हें बता रहा था कि तो वही मैं कहा था भाई कि हम कौन होते हैं?
भारत के संविधान ने इनको इनको इज्जत बख्शी है। हम तो उसी भारत के संविधान के आदेश और आदर्श को के पालन स्वरूप जो है या उसी को लागू करने के लिए, और वैसे भी भारतीय समाज की मजबूती के लिए, और वैसे भी जिसके वो हकदार हैं वो इज्जत उनको वो मिलना ही मिलना है। तो वही बात आई उसमें जो है यानी जो आदतें थी कि खाना खाए हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहन, और पत्तल वो पड़ा रहा। हम भी मैंने करीब 10-5 सेकंड या 15-20 सेकंड मैंने देखा, तो हम बगैर किसी का इंतजार किए हुए हम उठाने लगे। और ये बात मैंने बोला भी था कार्यक्रम में, जब कार्यक्रम के आयोजन में जब ये सारी बातें उठ रही थी, तो जब उन्होंने कहा साहब ये इस तरह की समस्या है कि ये लोग जो है खाने के बाद पत्तल नहीं उठाते हैं, तो हमने उनसे यही कहा था कि अरे भाई, जिनको बुलाया जा रहा है वो हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं, और अतिथि और मेहमान के विषय में हमारी मान्यता रही है, इस देश की मान्यता रही है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जो है वो देवता के समान होता है, ईश्वर वो ईश्वर तुल्य होता है। तो यदि उसकी खिदमत में, उसकी सेवा में पत्तल उठाने की बात भी आती है तो उठाया जाएगा। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। और हमने कहा कि एक बात और अब लोग माने अपने दिमाग में बिठा लीजिए, यदि कोई नहीं उठाएगा तो मैं उठाऊंगा। तो यह कोई मेंटल हिच होने की बात ही नहीं है। तो उसी अनुसार जो है, जब वो हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन भोजन की और पत्तल पड़ा रहा, तो हमने बगैर किसी देखे 15-20 सेकंड या 25 सेकंड के बाद हम जो करके उठाने लगे। तब लोग कहे कि अरे सर आपके उठाते हैं, हम उठा लेंगे। मैंने कहा कि नहीं भाई, यदि आपकी मनोदशा, आपकी मन स्थिति जो है, और यदि आपका मन गवाही नहीं करता है ये सब करने के लिए, तो कोई इसकी कोई बाध्यता नहीं है कि आप उठाएं कि नहीं सर हम भी उठा सकते, कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग उसमें शरीक हो गए। कहने का तात्पर्य है, इसमें एक इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता होती है, इसमें एक पहल लेने की आवश्यकता होती है, सबको साथ लाने की, सबको सम्मान देने की। यही जो है कट्टरवादी तत्व जो है वो मना करते हैं। तो भारतीय जनता दल की पूरे भारतीय समाज से ये दरख्वास्त विनती है कि एक तो अपमानजनक शब्दों जिनका जिक्र किया गया है, इससे बिल्कुल सख्ती के रूप में जो है वो परहेज करें, और हमारे सभी तबकों के साथ जो है अपनापन और उनको इज्जत देना, उनको सम्मान देना, उनको गले लगाना, जिसकी बात निभाए, और सबको एक साथ भारतीय एकता के लिए बहुत जरूरी। तभी इन शक्तियों को शिकस्त मिल पाएगी। ये समाज को बांटने वाली ताकतें, भारतीय जनता पार्टी, समाज को बांटने वाली ताकतें जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडल चौकड़ी, समाज को बांटने वाली ये वामपंथी घोर जातिवादी ये पार्टी जो है आपकी, जो है वो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और ये टीएमसी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, एनसीपी, शिवसेना, टीडीपी, अकाली, डीएमके, ये सारी पार्टियां को शिकस्त मिलेगी। और असली शिकस्त कब मिलेगी? इस सभी हमारे जो भारतीय भाई बहन है वो एक होकर के भारतीयता के सूत्र में बंद करके इनको ईवीएम मशीन पर इनको शून्य करिए, इनको नष्ट में नाबूद करिए, जड़ से उखाड़िए, इसकी आवश्यकता है। और अभी ये बताना जरूरी है कि जैसे ये खास करके बीजेपी, आरएसएस, इसके साथ जेएनपीसी मिल जाती है। नेहरू के
जो पाप हैं यानी देश के खिलाफ गद्दारी के, ये तीनों के तीनों यानी उस पाप को ढकने की पूरी साजिश करते हैं। और वो हर एक पत्रकार, हर एक मीडिया, हर एक नेता वो किस तरह का तर्क देता है यानी उनके पापों को ढकने के लिए, उसका एक नमूना जरा देखिए। कभी आप देखते होंगे कि ये, और इसको भी देख लीजिए ना, इस बीजेपी ने हर 370 हटाने का, 35 से हटाने का तमगा लूट लिया। लेकिन जो है नेहरू कितना खतरनाक था, और नेहरू के कई कारण जो है कश्मीर की समस्या है, कश्मीर में आतंकवाद की समस्या है, कश्मीर में अलगाववाद की समस्या है, जिसकी जड़ में गद्दार नेहरू है। इसको बीजेपी वालों ने बताना जरूरी नहीं समझा और उसको बिल्कुल वो ढक के रखा। यही इनकी देश के खिलाफ गद्दारी है, देशद्रोह है, भारतद्रोह है बीजेपी वालों का। और उसका दुष्परिणाम क्या है कि पूरी मानसिकता डूबी हुई है इसी में कि जब भी कश्मीर की समस्या आती है, कश्मीर में आतंकवाद की समस्या पर जब भी कोई परिचर्चा होती है, बहस होती है, और अलगाववाद पर होती है, और खास करके कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी पंडित कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के साथ जो व्यवहार हुआ, और अपने ही देश में, इसी भारत के देश में जो है शरणार्थी की जिंदगी, रिफ्यूजी की जिंदगी जीने को जो मजबूर है, इस सब की जड़ में नेहरू है, गद्दार नेहरू है। मैंने इस जानकारी के अभाव में वो जब भी उसका मसला उठता है तो हिंदू मुस्लिम में के दलदल में या उसके कूड़ेदान में उसको डाल देते हैं, ताकि नेहरू की गद्दारी लोग जान ना पाए। ये साजिश किसकी है? जेएनपीसी की तो रहेगी। जेएनपीसी माने गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी की तो होती है, जो उसी का है, वो उसी के नेहरू है। लेकिन उसके साथ साथ ये बीजेपी वाले भी आरएसएस वाले, इसको और विस्तार से भारतीय जनता के तहत बताएगा और सभी अपने आदरणीय भारतीय आवाम को अच्छी तरह से समझाएगा कि देश की सारी समस्याओं की जड़ में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू है, उसके साथ साथ गद्दार जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। इसको अच्छी तरह से हमारे सभी भारतीय भाई बहन समझ लें। इसीलिए भारतीय एकता के आधार पर एक होकर के इन सारी पार्टियों को नष्ट में नाबूद करिए ईवीएम मशीन पर। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहाँ पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।